जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पे हमसे बात करने के लिए एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन सिविल राइट के प्रदेश अध्यक्ष सादत अली साहब मौजूद है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा कि 29 मार्च को जयपुर ब्लास्ट के जो दोषी थे तो उनके बारे में फैसला आया है, तो क्या है पूरा मामला? सर, बहुत बड़ा मामला है। 13 मई 2008 को जयपुर में बम धमाके हुए, 8 जगह बम ब्लास्ट हुए, उसमें 71 लोगों की जानें गईं, 185 लोग ज़ख्मी हुए। मैं अपनी बात कहने से पहले सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग उस दुख में शरीक हैं, और जो लोग ज़ख्मी हुए, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, हम उनसे संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं और उनके दुख में बराबर के हम शरीक हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने के लिए 4 लोगों को अरेस्ट किया, उनको जेल के अंदर डाला और अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश कर दिया। इसमें 2 बातें हुई। एक तो ये कि जो लोग कसूरवार नहीं थे उन्हें जेल में डाला गया, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह हुई कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया था वो समाज के अंदर आज़ाद घूमते रहे आज तक भी। तो जितने भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए कोर्ट के अंदर, अपने सबूत पेश किए कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने उनके किसी भी के बात को सही नहीं माना। हर चीज़ में ये माना कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर्ड किया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं किया है, और सारी चीज़ों को नकारते हुए हाई कोर्ट ने मुल्जिमान द्वारा पेश की गई सभी अपीलों को स्वीकार किया, और सरकार ने फांसी की सज़ा को कन्फर्म कराने के लिए जो डेथ रेफरेंस पेश किए थे उन डेथ रेफरेंस को खारिज किया। और एक मुल्जिम इनमें घटना के दिन नाबालिग था, उसका नाबालिग का जो पॉइंट था, जो नाबालिग होने का जो केस था जिसमें ये साबित होना था कि वो नाबालिग है, वो आज तक भी पेंडिंग था। उसके पेंडिंग रहते हुए ही सेशन कोर्ट नीचे की ट्रायल कंप्लीट हुई और उसको बालिग मानते हुए सज़ा की गई। लेकिन हाई कोर्ट में हमने अपीलों में बहस करने से पहले हमारे सीनियर एडवोकेट्स नित्य रामकृष्णा, तरदीप पेस, श्री सिंह जी, विशाल घोष साहब, इन सब लोगों ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि साहब पहले आप जो है जोनैलिटी इशू तय करें, और कोर्ट ने जोनैलिटी के ऊपर सुन के ये डिसाइड किया कि घटना के वक्त मोहम्मद सलमान नाबालिग था, वो 16 साल 10 महीने का ही था। तो उसकी अपील को मंजूर किया और उन सब को बरी किया। सर, जैसा कि प्रोसेस पूरा बताया गया है कि इन आरोपियों को दिल्ली से उठाया गया है, तो उसके बाद में फिर ये कहाँ आए हैं और क्या ATS ने जो जांच की है तो वो क्या बता रही है, पूरा मामला क्या शो कर रही है? जांच एजेंसी का कहना था कि ये 13 तारीख को सुबह दिल्ली से जो बस 8 बजे चलती है और जयपुर में जिस बस का पहुंचने का टाइम 2:30 बजे है, उस बस से आए हैं। उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि वो डीलक्स बस से आए हैं। डीलक्स बस में सफ़र करने वालों के रिजर्वेशन होते हैं और टिकट लेने के लिए स्लिप भरी जाती है। उन्होंने ना तो किसी किस्म की कोई स्लिप पेश करी, ना कोई टिकट जो पेश किए वो कुछ और नाम से हैं। वो 4 अलग अलग नाम हैं, उनमें राजेंद्र हैं, कोई दूसरे नाम हैं, वो चारों हिंदू नाम हैं। और जिन नामों से जयपुर आके साइकिल खरीदना बताया, तो साइकिल खरीदने वालों के नाम कुछ और हैं। और ATS की थ्योरी ये है कि ये सारे मुल्जिमान बम इम्प्लांट करके उसी दिन 13 तारीख को ही शाम को 4:30-5 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से वापस भी चले गए। तो शताब्दी एक्सप्रेस से जाने वालों के नाम कुछ और हैं, यानी कि आने वाले कोई और थे, साइकिलें खरीदने वाले कोई और थे, और शताब्दी एक्सप्रेस से जाने वाले कोई और थे। उनमें से कुछ भी कॉर्पोरेट नहीं होता कि यही मुल्जिमान थे जो इस नाम से वहाँ से आए थे। इन मुल्जिमान से किसी किस्म का कोई कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, कोई आधार, कोई फ़ोटो या ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई जो ये साबित करता हो कि यही मुल्जिमान उस नाम से सफ़र कर रहे थे। और CCTV फुटेज भी कोर्ट में उस वक्त पेश नहीं किए गए थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई CCTV कैमरे की फुटेज कोर्ट के अंदर पेश नहीं किए, जबकि डीलक्स बस में CCTV दिल्ली में भी लगा हुआ था और जयपुर में भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहीं के भी CCTV फुटेज पेश नहीं किए गए। कोई जिस स्केच के ऊपर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया वो स्केच भी पेश नहीं किए। जिस ईमेल के द्वारा ये कहा गया कि साहब इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली है, वो ईमेल भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया। तो फिर किस बिना के ऊपर सेशन कोर्ट ने सज़ा करी? हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए, सब पे गौर विचार करते हुए बिल्कुल जो है न्याय किया है। जिस कैफे से वो मेल आया था वहाँ पे भी CPU मंगाया गया था, तो CPU में कुछ नहीं मिला। जिस मधुकर मिश्रा ATS इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना था
कि शाहबाज नाम के आदमी ने साहिबाबाद में मधुकर मिश्रा नाम के आदमी के साइबर कैफ़े से मेल किया और उस साइबर कैफ़े से जो CPU बरामद किया उस CPU से कोई मेल होना साबित नहीं हुआ। तो ना तो CPU से कोई उस साइबर कैफ़े से कोई मेल होना साबित हुआ, ना जो जिस जगह मेल भेजा गया वहाँ से कोई मेल लेके यहाँ कोर्ट के अंदर पेश किया। जिन लोगों ने ये कहा था कि हमारे चैनल पे मेल आया है उनकी गवाही नहीं कराई गई। तो फिर क्या चीज़ थी जिसके ऊपर कोर्ट ने माना था? और फिर जैसा कि सर जो निचली अदालत थी तो उसने उन 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो किस आधार पे वो उन्होंने सज़ा सुनाई थी? ये तो जज साहब ही बताएंगे कि उन्होंने चालान शीट के अंदर क्या ऐसी चीज़ देखी थी जिसके ऊपर फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने देखने में आ रहा है कि बड़ी फटकार लगाई है कि जो आरोपी हैं ATS के जो अधिकारी हैं जिन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की है तो उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कुछ क्या हाईकोर्ट ने पूरी नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि जाहिर सी बात है शहर के अंदर 71 मासूम लोगों की जान गई है। वो अपने अपने घरों के चिराग थे और ऐसे केस के अंदर जिसमें 71 लोगों की जान गई हो वहाँ लापरवाही इतनी, वहाँ एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन इतनी लापरवाही से करें, इस पर हाईकोर्ट ने पूरी नाराज़गी दिखाई है। जांच अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान को ये निर्देश दिए हैं कि वो ये चेक करें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की टीम इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह कर रही है। सर अजय कुमार शर्मा जी जो उस वक्त जज थे तो उनका भी कोई स्टेटमेंट आया है, लेकिन जिस तरह से वो अपना बयान देते हैं कि इंदिरा गांधी की जिस तरह से हुआ था उस वक्त जो मामला पेश आया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी मुझे जो महसूस हुआ वो किया है, तो इससे ऐसा लगता है कि गैर जिम्मेदाराना वो है जवाब है। एक जज इस तरह से अगर बिहेवियर करे, इस तरह से बातचीत करे तो ये थोड़ा अलग ही लगता है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने जो जवाब दिया है वो अखबारों में शाये हो चुका है और वो आप सब ने देखा है, तो जवाब भी उनका है, आपको सवाल भी उनसे ही पूछना चाहिए। सर जैसा कि अभी इसको शुरुआत में जब ये केस आया था ट्रायल में तो उस वक्त APCR के जो प्रेसिडेंट थे राजस्थान के वो एडवोकेट पेकर फारूक साहब थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बता रहे हैं एक वीडियो में जब 2019 में जो ये मामला आया था कि भाई इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी तो बाकायदा कह रहे हैं कि इनको कोई CCTV फुटेज नहीं है। बम बनाने के लिए भी इनसे बोला गया था कि भाई ये बनाते थे, कोई उनका कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस वक्त ये सारी चीज़ें बताई थी और वो सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही है कि सत्य की जीत हुई है। तो एडवोकेट पेकर फारूक साहब APCR स्टेट प्रेसिडेंट थे और इस केस की कंप्लीट ट्रायल उन्होंने करी थी। हम उनके साथ सेशन कोर्ट जाया करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज जो ये फैसला आया है इस फैसले में असल मेहनत एडवोकेट पेकर फारूक साहब की है कि ये तमाम चीज़ें जिसके ऊपर आज फैसला आया है ये सब तो ट्रायल के अंदर साबित हुई तभी तो फैसला आया है। हाई कोर्ट में तो कोई नया कागज़ पेश किया जाता नहीं है, उन्हीं फाइल से सब चीज़ों को सुना गया है दोबारा से, क्योंकि हर मुल्जिम को ये अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट के फैसले को जो कानून ने उसको रेमेडी दी है वो अपनी रेमेडी का इख्तियार करे। तो उन्होंने वो अपील में आया और अपील में आके उन्होंने कहा साहब हमारे खिलाफ कोई चीज़ है नहीं, हमारी ना जर्नी साबित होती है, ना हमारा साइकिल खरीदना साबित होता है, ना हमारा आइडेंटिफिकेशन परेड जो की गई है वो भी इलीगल है, तो किस बिना के ऊपर? तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर गौर किया, देखा, गहनता से इस पर विचार किया और अपना निर्णय पारित किया है। सर एक बड़ा लंबा अरसा होता है कि 15 साल किसी नौजवान लड़के के जेल में गुजर जाए, उसका जिस में मुस्तकबिल बन सकता है, वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो क्या सरकार जिस तरह से इनके जेल में इतने सारे साल निकले हैं तो कुछ इनको देगी जैसा प्रावधान है? नहीं, कानून में तो प्रावधान है कि वो उन्हें जब आगे बेगुनाह साबित होते हैं और बरी किए जाते हैं तो वो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने उनको झूठा के जेलों में डाला, झूठा फंसाया, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए। तो अब ये उनके ऊपर है कि वो मुल्ज़िम, उनके घर वाले या उनके पेरेंट्स, उनके बीवी बच्चे क्या फ़ैसला लेते हैं, इस पे हमारा कोई कमेंट्स करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी 71 लोग का उसमें शहीद होना, उनको जहाँ बहक होना पाया गया है और 175 के लगभग उसमें उनको चोटें आई थी, तो और ये 4 लोग जो यहाँ हैं मतलब इनको 15 साल बिगड़ गई है, तो क्या सरकार ने उस वक्त उनको कुछ मुआवजा दिया था जो जिनकी जानें चली गई थी? हाँ, जिनकी जानें गई थी उनको मुआवजा दिया गया था, लेकिन मुआवजा मैं फिर कहता हूँ कि मुआवजा कुछ भी नहीं होता। जब इंसान जाता है तो उसका कोई मुआवजा नहीं होता, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। असल मुआवजा जिनकी जानें गई, जो ज़ख्मी हुआ, उनका असल मुआवजा ये था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसका जांच बहुत तरीके से करती और असल मुल्जिमान गिरफ्तार होते और उनको सज़ाएं दी जाती।
सर लेकिन आज जो जिस तरह से हेडिंग वगैरह आ रही है तो उसमें ये इस तरह से पेश किया जा रहा है कि असली आरोपी वही थे, आतंकी उनको बाकायदा हेडिंग के जरिए बताया जा रहा है कि जो आतंकी थे वो छूट गए हैं, पुलिस के जो एविडेंस है वो कम थे इसकी वजह से, तो उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है, उनका जो छवि थी वो तो बिल्कुल धूमिल हो गई है। ये मीडिया का अपना तरीक़ा है, हमारा कहना है कि ये तरीक़ा ठीक नहीं है। आप अगर अभी भी इन्हीं को आतंकी मानते हैं तो इनके खिलाफ सबूत तो है नहीं फाइल के अंदर, हाई कोर्ट ने जांच कर ली है, हाई कोर्ट ने सब चीज़ें देख ली हैं, तो फिर इनको आतंकी कहना भी एक आतंक है। तो अभी जैसा कि हमारे साथ में बात हो रही थी APCR के स्टेट प्रेसिडेंट सैयद सातल अली साहब की, और आप हमारे साथ में इस तरह बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।